हेलो एंड वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स ऑफ 17th ऑफ जून। तो आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैंक सीक आरबीआई क्लैरिफिकेशन ऑन फ्रेश फंडिंग टू विलफुल डिफॉल्टर्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो बैंक्स है वो आरबीआई से भाई क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि फंडिंग देनी चाहिए कि नहीं, किसको, विलफुल डिफॉल्टर्स को। अच्छा, विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो यही है। तो विलफुल डिफॉल्टर्स आर कंसीडर्ड एज एंटिटीज दैट डू नॉट पे बैक मनी डिस्पाइट द एबिलिटी टू डू सो। अगर आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा, तो बस आप ये समझ जाइए कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैंने बैंक से पैसा ले लिया, और मैंने बैंक से अच्छा खासा पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद बैंक बोला कि पैसा वापस करो। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता और तब मैं नहीं दे पा रहा होता, तब तो मैं दिवालिया होता। लेकिन यहाँ ये है कि मेरे पास पैसा है तब भी मैं बैंक को पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अच्छा, विलफुल डिफॉल्ट का हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बैंक मैनेजर है, यहाँ पे एक आदमी है, ये देखिए इसके पास इतना सारा पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैंक मैनेजर वो क्या बोल रही है, मिस्टर जोन्स योर जनवरी लोन रीपेमेंट डिड नॉट कम इन। क्या सब कुछ ठीक है कि मिस्टर जोन आपका जनवरी के लोन का पैसा नहीं आया, क्या सब सही है। तो ये मिस्टर जोन क्या बोल रहे हैं, आई एम सॉरी मिस स्मिथ, टाइम्स आर रियली हार्ड, आई एम रियली स्ट्रगलिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि समय अभी ख़राब चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि इसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं। यही बात को यहाँ सिंप्लीफाई किया कि डेप्टर हैज़ मनी बट डज नॉट पे। पैसा तो है लेकिन पैसा देने को तैयार नहीं है या पैसा नहीं दे रहे, इसी को क्या बोलते हैं, विलफुल डिफॉल्टर। अच्छा, अगर क्या कुछ होगा, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर हो गया, बिल्कुल होगा। इफ़ अ पर्सन इज कंसीडर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर ही इज़ नॉट अलाउड टू डू एनी बिजनेस फॉर 5 ईयर। तो 5 साल तक वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता। दूसरा, वो एक्स्ट्रा लोन नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता, कई सारी चीज़ें उसकी सीज कर दी जाएंगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें। तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बन के क्या आ जाता है, एक टर्म आ जाता है विलफुल डिफॉल्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आते हैं अगले टॉपिक पे। बात कर रहा है अनक क्राकेतु वॉल्केनो के बारे में। तो ये अनक क्राकेतु वॉल्केनो जो है वो कहाँ है, तो इट इज़ लोकेटेड एट इंडोनेशियाज सुंदा स्ट्रेट। अच्छा देखिए, स्ट्रेट क्या होता है बता देता हूँ। स्ट्रेट वो जगहें होती हैं, वो नैरो पैसेजेस होते हैं जो बेसिकली 2 सी को कनेक्ट करेंगे, 2 ओशियन को कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए एक ये जैसे कि ना ये एक स्ट्रेट है, यहाँ सिंपल में मैं आपके सामने ही है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ हाँ देखिए, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये रहा सुंदरा स्ट्रेट। अच्छा देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये देखिए ना, ये पैसेज है, ये देखिए ये कैनाल पैसेज की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहाँ का पानी यहाँ से आ रहा है, ये अलग है, ये इंडियन ओशियन है, ये जावा सी है बेसिकली जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। तो इंडियन ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा, एक स्ट्रेट के द्वारा। यानी ये स्ट्रेट क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं 2 सी को या 2 ओशियन को। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, तो इट इज़ लोकेटेड एट इंडोनेशिया सुंदरा स्टेट बिटवीन जावा एंड सुमत्रा आइलैंड। आपने सुना होगा इंडोनेशिया में जावा सुमत्रा आइलैंड के बारे में। अच्छा देखिए क्या लिखा है, द सुंदर स्ट्रेट, स्पेलिंग थोड़ी एरर होगी, कोई बात नहीं, पीडीएफ में आपको सही करके दे दिया जाएगा। द सुंदरा स्टेट कनेक्ट जावा सी, जो मैंने कहा था पैसिफिक ओशन विद द इंडियन ओशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ क्या है आपका जावा सी और पैसिफिक ओशन, और ये आपके सामने है सुंदरा स्ट्रेट। अच्छा, अब जिसके बारे में बात हो रही है उसको तो देख लें, अनक क्राकेतु वॉल्केनो। ये देखिए, ये सुंदरा स्ट्रेट से थोड़ा सा इधर आइए इंडियन ओशन की तरफ, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आइलैंड के ऊपर अनक क्राकेतुआ। और इसकी इरप्शन जो हुई थी इतनी हैवी हुई थी, इतनी हैवी इरप्शन हुई थी कि सुनामी आ गया था, इतनी हैवी इरप्शन हुई थी कि सुनामी आ गया था। अच्छा, ये सुनामी क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं अलग से अब क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की ज्योग्राफी को एनसीईआरटीज़ जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। जिस हिसाब से आप मुझे यहाँ प्यार दिखा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ज्योग्राफी वाले वीडियोज़ में भी इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे। चलिए आते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब एक बार हम अनक क्राकेतु वॉल्केनो की एक झलक देख लेते हैं। ये आपके सामने देखिए, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा कि आप यहाँ देखिए, ये पूरे आपके देखेंगे पेड़ पौधे हैं, ये देखिए एक वॉल्केनो जब तक फट ना जाए तब तक सुंदर है भाई। अभी देखिए स्मोक निकल रहा है, हार्मफुल गैसेज निकल रहे हैं, टॉक्सिक गैसेज निकल रहे हैं, और ये आप देखिए ये हमारा पूरा ओशियन वाला पूरा एरिया है। तो ये आप देखेंगे पूरा इंडोनेशियन आइलैंड्स वाला पूरा यहाँ पे आपको एरिया देखने को मिल रहा है, जिसमें एक सुंदरा स्ट्रेट से पास क्या है हमारा अनक क्राकेतु वॉल्केनो पाया जाता है। ठीक, अब आइए हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए फिर से एक आम के बारे में बात हो गया था, इसके पहले हमने एक और यूनिक मैंगो की वैरायटी के बारे में बात किया था, अगर आपको याद होगा, वो था मियाज़ाकी।
तो मियाज़ाकी के बारे में हम बात कर चुके हैं, 3 लाख रुपए प्रति किलो वाला आम, 3 लाख रुपए प्रति किलो वाला आम के बारे में देखे थे, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सिक्किम के पास एक फेस्टिवल था वहाँ था, मध्य प्रदेश के कबल के पास भी था। अगर आपको नहीं याद है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, थंबनेल आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, थंबनेल मैंने उसी का लगाया हुआ है, ठीक। और अगर आपको डेट बता दूँ तो मैं बता दे रहा हूँ, डेट है 11 जून, 11 जून को, ठीक है। आइए अब हम लोग जिसके बारे में बात करें, ये एक मैंगो की एक और वैरायटी आ गई है, इसका नाम है इशाद मैंगो। तो इशाद मैंगो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटका। कहाँ ग्रो किया जाता है? कर्नाटक में इसको ग्रो किया जाता है। दूसरा, ये अभी न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि इसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छा, अभी देखेंगे, कल ही हमने एक वैरायटी पढ़ी थी राइस की, उस राइस की वैरायटी का नाम आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, या फिर चलिए क्या कमेंट में आप लिखेंगे, आप कमेंट ज़्यादा करते भी नहीं हैं, तो पोकल्ली राइस मैं बता दे रहा हूँ, पोकल्ली राइस। और ये पोकल्ली राइस क्या था? सॉल्ट रेजिस्टेंट राइस था, यानी कि आप इसको ऐसी जगह उगा सकते थे जहाँ पे वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो, तब भी ये उग जाएगा। पोकल्ली राइस को भी देखे थे तो जीआई टैग मिल गया था, और अभी अभी हम देखेंगे तो इशाद मैंगो को भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इसीलिए ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए, कर्नाटक में जीआई टैग इसको मिल गया। ये एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी जीआई टैग्स मिलते हैं वो बेसिकली इनकी 10 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। 10 ईयर बाद जीआई टैग खत्म हो जाता है, तो आपको इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये जो इशाद मैंगो है, इसकी 2 वैरायटी है, एक है कारी इशाद, एक है बिली इशाद। तो बेसिकली लोग क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? करी इशाद। और ये देखिए, ये इशाद मैंगोज़ है, ये एक डायग्राम फिगर देख, एक इमेज देख रहे होंगे आप, तो ये इमेज किसका है? आपका इशाद मैंगोज़ का है। तो देख रहे हैं, ये नॉर्मल मैंगोज़ जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज़ में। आप नॉर्मल मैंगोज़ थोड़ा सा इन्हें बड़े देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? करी इशाद, जैसा मैंने आपको कहा, तो लोग पसंद करते हैं। क्यों? इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो ड्यू टू इट्स यूनिक अरोमा। महक बहुत बढ़िया है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, पल्प का शेप साइज़ जैसा मैंने आपको बताया था बड़ा है, शेप साइज़ अच्छा है, तो इसलिए इशाद मैंगो को लोग खाना क्या करते हैं? ज़्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने जान ली। आइए आते हैं अगले टॉपिक पे। अब आ गया हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, जो स्पेस लवर्स है उनको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगेगा, और सीखने के लिए तो बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा ही। तो क्या है? सैटर्न्स मून इनसेलेडस फाउंड सम लाइफ पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। तो सैटर्न का एक चांद है, सैटर्न को सनी कहते हैं, हमारे सौरमंडल का छठवां 6th ग्रह है। तो यहाँ देखेंगे तो सैटर्न का एक मून है इनसेलेडस, वहाँ पे क्या लिखा है? कुछ लाइफ पार्टिकल्स मिले हैं जो जिंदा रहने के लिए क्या हैं? ज़रूरी हैं। तो ये देखिए, ये आपको देख रहे हैं, सैटर्न है। सैटर्न के पास टोटल कितने मून्स होते हैं? तो 145। तो सैटर्न के पास टोटल 145 मून है, उसमें से एक मून है क्या? इनसेलेडस। तो ये इनसेलेडस कहाँ है? ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इनसेलेडस है। ये क्या है? आपका इनसेलेडस है। टाइटन के बारे में आपने सुना ही होगा, तो यहाँ इनसेलेडस की लेकिन बात हो रही है। अच्छा, इनसेलेडस में क्यों ये न्यूज़ में आ गया? क्योंकि देखिए, इनसेलेडस पे क्या पाया गया है? फॉस्फोरस। तो लिखा है फॉस्फोरस इज फाउंड ऑन सैटर्न्स मून इन इनसेलेडस बाय द हेल्प ऑफ नासा कसीनी मिशन। अब ये नासा कसीनी मिशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें इसके बारे में, कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये ख़त्म हो गया, कब ये रुक गया था, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अगले स्लाइड में, लेकिन पहले अभी इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो मून है सैटर्न का, जिसका नाम क्या है? इनसेलेडस। ये देखिए, ये इनसेलेडस की इमेज है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे ओशियन पाए जाते हैं, लेकिन वो फ्रीज हो चुके हैं, जाहिर सी बात है, वो फ्रोजन फॉर्म में है, और बहुत ज़्यादा ओशियन है। ये कह सकते हैं कि अर्थ के ओशियन के अभी 100 टाइम्स, हाँ, वो जो अर्थ का ओशन है उसके भी 100x ओशन यहाँ पाए जाते हैं, अंदर की तरफ जमे हुए। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि देखिए, फॉस्फोरस मिल गया, तो फॉस्फोरस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। भाई हमारा जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है, उसकी जो बैकबोन होती है बेसिकली, वो किससे बनी होती है? फॉस्फेट से ही बनी होती है। अगर आप यहाँ देखिए तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो ये नीला नीला पूरा देख रहे हैं, ये जो इसकी बैकबोन है, ये किससे बनी हुई है? फॉस्फेट से बनी हुई है। और आप देखेंगे ये इसके 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चीज़ों को देखना भी नहीं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि डीएनए हो या आरएनए हो, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं संभव है, जिसके बिना लाइफ संभव नहीं है, सिंपल में कह सकते हैं, हम जिंदा ही नहीं रह सकते, उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? फॉस्फोरस। यही नहीं, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी मिली हमें इसी मून पे, ऑक्सीजन भी मिला, हाइड्रोजन मिला, नाइट्रोजन मिला, सल्फर मिला। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? कि यहाँ पे भी लाइफ हो सकता है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हमें मिले। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझ लिया सैटर्न मून इनसेलेडस की कहानी। अगला टॉपिक देखते हैं।
सॉरी, अगला टॉपिक देखने से पहले मैं आपको भूल गया था, ये नासा के कसीनी मिशन के बारे में हम लोग को बात करना था। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, नासा का जो ये कसीनी मिशन है ये 2004 में स्टार्ट हुआ था और 2017 में इसको बंद कर दिया गया था। मतलब 2004 में स्टार्ट हुआ, 2017 में इसका मिशन क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक, अब इसका मिशन था क्या, तो कसीनी का मिशन टू सैटर्न लिखा ही हुआ है, ये सैटर्न के ऊपर बेसिकली रिसर्च वगैरह करने वाले थे। आइए कुछ डेटा देख लेते हैं। 2.5 मिलियन कमांड अभी तक एग्जीक्यूट किए गए हैं, 635 GB साइंस का डेटा इकट्ठा किया गया है, 6 नेम मून को डिस्कवर किया गया इसके द्वारा। यही नहीं, 162 टारगेटेड फ्लाईबाइज ऑन सैटर्न मून, 27 नेशंस थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 4.9 बिलियन माइल ट्रैवल कर चुका है अपने लॉन्च के समय। ये भी देखेंगे जो है 17.9 बिलियन किलोमीटर। और यहाँ पे देखेंगे 3948 साइंस पेपर पब्लिश हुए इसके ऊपर। 294 ऑर्बिट्स को इसने कंप्लीट किया। 4,53,048 इमेजेस ये ले चुका है। 360 इंजन बर्न्स इसमें देखने को मिलेगा। और ये आपके सामने है कसीनी का हाइजेन, जो यहाँ पे आप देखें कसीनी हाइजेन है, जो नासा के द्वारा बनाया गया था। ठीक, आई होप मैंने आपको इसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब PDF में आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे देख सकते हैं। आइए आते हैं अगले टॉपिक पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, तो ध्यान समझते हैं। जेनेरिक ड्रग्स फॉर डायबिटीज़, गैस्ट्रिक इशूज़, कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स सी हाई डिमांड। तो देखिए, आप मेरी अगर 5 जून के वीडियो को देखेंगे, 5वें जून, इसलिए अगर देखा, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप एकदम सीरीज़ में मेरे करंट अफेयर को फॉलो करें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मान लीजिए जिन्होंने नहीं किया है उन्हें मैं बता दे रहा हूँ, 5 जून पे मैंने जेनेरिक मेडिसिन की बात की थी। लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे फिर एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको फिर से उस वीडियो पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। चलिए देखते हैं क्या बात बोला है। मेडिसिन 2 तरीके की होती हैं, एक होती है जेनेरिक, एक होती है ब्रांडेड। अब मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ। ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो अच्छे से रिसर्च वगैरह करके बनाई जाती है, उनकी पूरी क्लिनिकल ट्रायल चेकिंग वगैरह होती है। जब भी कोई कंपनी एक ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है तो वो उसका पेटेंट ले लेती है। अब पेटेंट लेने के बाद वो उसको मार्केट में उतारती है, क्योंकि उसी टाइप की दवाई उसी के पास है, क्योंकि उसी के पास उसका पेटेंट है, तो उस दवाई पर उस कंपनी का मोनोपॉली हो जाता है। मतलब वो अपने हिसाब से उसके दाम वगैरह सेट कर सकती है। लेकिन जो पेटेंट राइट्स है वो क्या होती है, कभी ना कभी ख़त्म होंगी। जैसे ही पेटेंट राइट ख़त्म होती है, जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं, इंडिया की जो कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो तुरंत इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ कंपोजिशंस को हल्का सा चेंज करके क्या कर देते हैं, जेनेरिक मेडिसिन बना देते हैं। यानी इस पेटेंट ब्रांडेड मेडिसिन की ही क्या बना देते हैं, हम लोग एक कॉपी बना देते हैं। लेकिन इतनी ओरिजिनल कॉपी, आप मान लीजिए उसको कॉपी, मतलब ये नहीं कि नकली, वो रहेगा ऐसे, बस उसका थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज कर देंगे। ठीक, तो इसी को वो बोलते हैं ब्रांडेड और जेनेरिक में अंतर। क्योंकि देखिए, अब ब्रांडेड इतनी सारी चीज़ों से होगी गुजरा है तो उसका महंगा होना समझ में आता है। जेनेरिक को डायरेक्ट ब्रांडेड से ही कॉपी करके बना दिया गया, इसलिए वो सस्ती मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत में जेनेरिक मेडिसिन बहुत हाई अमाउंट में बनाया जाता है और लोगों को ये चीप प्राइजेस में दे के लोगों की मदद की जा रही है। अब देखते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये देखिए, तो टॉपिक क्या बोलता है, टॉपिक ये बोल रहा है आपसे, जन औषधि केंद्र सोल्ड 170 टाइम्स मोर मेडिसिन एट चीप प्राइस। तो क्या हुआ, सारी सी बात है कि लोग देखिए जेनेरिक ड्रग्स, डायबिटीज़ से लोग देखिए बहुत तेज़ी से पीड़ित हो रहे हैं। गैस्ट्रिक इशू, पेट की समस्या, दिल की समस्या, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे जन औषधि केंद्र, ये देखिए, ये रहा एक जन औषधि केंद्र। ऐसी दुकानें आपके जिस भी आप स्टेट में रह रहे हो, मोस्टली सभी स्टेट में देखने को मिल जाएगी। ये आप देखेंगे किसके अंदर आती है, तो ये आती है PM भारतीय जन योजना औषधि स्कीम के अंदर। देखिए, क्या फिर से बोल देता हूँ, PM भारतीय, प्रधानमंत्री भारतीय जन योजना औषधि स्कीम के अंदर आता है। इसका मेन मकसद है कि भैया हम जेनेरिक मेडिसिन को पॉपुलराइज़ करेंगे, ताकि, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि यार देखो ब्रांडेड है तो अच्छा है, जेनेरिक है तो बेकार है, देखो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं सही हैं। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जितनी इफेक्टिविटी ब्रांडेड मेडिसिन की होती है, सेम, बहुत हल्का सा बस चेंज आ सकता है, वरना आप देख सकते हैं सेम इफेक्टिविटी जेनेरिक मेडिसिन की भी होती है। और वो आपको उल्टा चीप प्राइस में मिल रहा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। बेसिकली गरीब लोगों के लिए, जो पुअर पीपल है, जो दवाई नहीं अफोर्ड कर पाते, जो ब्रांड, जिनको भाई 200 रुपये की 10 मेडिसिन महंगी पड़ रही है, वो अगर मार्केट में जाके उसको वही सेम क्वालिटी वाली दवा अगर 50 रुपये में मिलेगी तो बिल्कुल वो क्यों नहीं लेगा, उसको लेना भी चाहिए। ठीक, आइए अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देख लेते हैं, डेटा देख लेते हैं यहाँ पे कि इसको यानी प्रधानमंत्री भारतीय योजना औषधि
स्कीम को लॉन्च किसने किया था? तो बिल्कुल ये लॉन्च किया गया है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। ये आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स किसके अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर ये आ रहा है। ठीक, फिर से मैंने आपको नाम बता दिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आई होप आप समझ गए होंगे टॉपिक क्या है। ठीक, आइए तो अब कुछ बातें कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप अगर आप लिंक से नहीं पहुँच पा रहे तो आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए नागवंशी ट्यूटोरियल्स। ऑफिशियल लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप नागवंशी ट्यूटोरियल टाइप करेंगे, ये देखिए ये मेरा ही चैनल है, ये सब तो मान लीजिए लिंक वगैरह अपलोड किए थे तो यही है। तो नागवंशी ट्यूटोरियल ऑफिशियल, साथ में मेरा यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलेगा, मतलब मैं ही हूँ ये। तो यहाँ आपको लोगो देखने को मिलेगा, तो आप इससे क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है अभी ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, मैं देखिए कुछ छुपाता नहीं हूँ, डायरेक्ट आप देख सकते हैं सिर्फ 10 ही मेंबर है। लेकिन यहाँ आपको कुछ काम की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप देखिए जो भी मैं करंट अफेयर बना रहा हूँ, उस करंट अफेयर का वीडियो आपको तो मिल जा रहा है यूट्यूब पे, लेकिन उसका PDF नोट जो आप ये देख रहे हैं वो आपको अपलोड कर दिया जाता है इसी चैनल पे। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक, आइए चलिए इसी के साथ अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लिस्ट है फ्यू विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की। अच्छा, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर्स क्या होता है? अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो प्लीज़, आप वीडियो कंसंट्रेशन से नहीं देख रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, वीडियोज़ को फिर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। पहले टॉपिक में मैंने विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की बात की है, वो लोग जिनके पास पैसा देने की क्षमता है लेकिन तब भी बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे। कुछ विलफुल डिफ़ॉल्टर का नाम, इनका नाम सब जानते हैं: विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, जतिन, रजनीकांत मेहता, विल्सन डायमंड्स, मेहुल चौकसी, ये भी न्यूज़ में थे बहुत टाइम पहले, गीतांजलि जेम्स, नीरव मोदी, ये भी न्यूज़ में थे, 5 स्टार डायमंड्स, नितिन संदेसारा, स्टर्लिंग बायोटेक, ये सब क्या है? विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।